हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, अभी हाल ही में एस जयशंकर जी जो हैं वो बर्लिन के एक म्यूजियम में गए थे और वहां पर जाते जाते उन्होंने तमाम सारे ऐतिहासिक जो प्रतिकृतियां हैं उनको देखा और इसी बीच उन्होंने भारत की इतिहास को प्रदर्शित करने वाली और एक प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रतिकृति के सामने जब वो पहुंचते हैं तो अचानक से उनके कदम रुक जाते हैं और उसे देखते हैं। ये न्यूज़ कोई खास बड़ी नहीं है, लेकिन जिस प्रतिकृति को उन्होंने देखा है वो प्रतिकृति कोई छोटी चीज नहीं है। न सिर्फ इस मामले में सामाजिक धार्मिक, बल्कि इस मामले में भी कि यूपीएससी के सिलेबस से उसका एक गहरा रिश्ता है और इस पर प्रीवियसली कई क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। आइए उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच, मॉर्निंग का बैच आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है और ये मॉर्निंग का बैच 2026-27 के लिए आप ले सकते हैं पृथक पृथक वर्षों पे। इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी आप लोगों को इसमें एडमिशन जब मिलेगा तो इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है वीकली क्लास टेस्ट की। और वीकली क्लास टेस्ट में सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 रुपीज़ का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कोई एक बार नहीं है। अब जितनी बार क्लास टेस्ट होंगे, मोर देन 60-65 टाइम्स आपके क्लास टेस्ट होने वाले हैं, तो जितनी बार क्लास टेस्ट होंगे उतनी बार आपके पास मौका है फर्स्ट रैंक लाने का और उतनी बार 11,000 रुपीज आप विन कर सकते हैं। मॉर्निंग में ये बैच सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। इसमें ये भी सुविधा है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बैच में एनरोल होते हैं आप, और अगर आप IAS बनते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो निःशुल्क IAS की पढ़ाई करके IAS बनेंगे। और अगर आप IAS बन रहे होंगे तो निस्संदेह मुझे उम्मीद है कि आप कई बार रैंक 1 भी लाएंगे तो कई सारे पारितोषिक के नाम भी आप जीत चुके होंगे। इसके अलावा आपको इसमें सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा और ये सिलेक्शन बॉक्स में 18 किताबों का 18 बुक्स जो हैं उनका सेट भी उपलब्ध होगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ये जो बैच है ये 2025 के लिए है विद द सेम फैसिलिटीज, केवल जो वैधता है उसको घटा करके। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन ऑल दीज बैचेस। ये जरूर आपको यहां पर ध्यान देना है। और एक खास चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो लगे हाथ ऑप्शनल भी आप जरूर लीजिए। प्रतिज्ञा बैच के साथ ऑप्शनल अगर आप लेंगे तो ये ऑप्शनल आपको 10,000 रुपीज के मिल जाएंगे, 10,000 रुपए के मिल जाएंगे। अगर आप सेपरेटली इसको परचेज करेंगे तो 14,500 के आपको ये मिलेंगे, 14,500 का। तो यहां से भी 4,500 रुपए आप बचा सकते हैं। अभिनव कुमार बोरे, अरविंद पांडे, मनोज कुमार और विकास सिंह, ये 4 लोग हैं जो आपको यहां पर क्रमशः भूगोल, PSIR, इतिहास और हिंदी साहित्य के विषय उपलब्ध कराएंगे ऑप्शनल के लिए। यहां पर भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? इस खबर को देखने के लिए, जानने के लिए इस चित्र को ही देख लीजिए, पर्याप्त है। यहां पर एस जयशंकर जी हैं और ये एक स्मारक के सामने है। ये स्मारक प्रतिकृति है। किसकी प्रतिकृति है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना शुरू कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसे वो पहचान पा रहे हैं, कितने लोगों को ये लग रहा है कि वो इसे देखे हैं, जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आप इसकी पहचान शुरू कर दीजिए। इसकी पहचान क्या है और जिस जगह से ये है, जिस जगह से इसकी पहचान है वो भी बहुत खास है। ठीक है, और अब तक तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि भाई इसकी पहचान जो है वो सांची स्तूप से है। किससे है? सांची स्तूप। सांची स्तूप में ये पूर्वी प्रवेश द्वार है। ये क्या है? पूर्वी प्रवेश द्वार, जिसको हम लोग तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। प्रवेश द्वारों को इसमें तोरण कहा जाता है, तो पूर्वी तोरण है ये। तो यहां से ये हिस्ट्री फिर से जो है प्रकाश में आ गई, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे और स्तूपों के साथ साथ सांची के स्तूप की जो महत्वता है उसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन द मीनवाइल
एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, वो ये है कि सांची के स्तूप की बात जरूर हो रही है, लेकिन धर्म जो इससे रिलेट होगा वो होगा बुद्धिज्म। और जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हम बिहार को भूल ही नहीं सकते। भूल सकते हैं क्या? आप बिहार को भूल नहीं सकते। और इसी बिहार से संबंधित एक प्रमुख खबर आपके लिए यह है कि हम सब जो यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए अपनी एक जो टीम बना के रखते हैं स्टडी IQ, और इसमें बहुत सारे शानदार फैकल्टीज़ हैं, उनमें में से कुछ फैकल्टीज़ आपके साथ, आपके कुछ फेवरेट फैकल्टीज़ जो हैं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं पटना में। तो पटना जो कि ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाता है, उस पाटलिपुत्र में आपसे मुलाकात होने आ रही है। आप देख सकते हैं चंदन शर्मा सर हैं, भुवन झा सर हैं, और आपके चहेते अमृत उपाध्याय सर हैं। इसके अलावा शशांक सर हैं, अतुल जैन सर हैं, और मैं हूं। तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी 22 सितंबर को सुबह 11 बजे। आपको कोई असुविधा है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी IAS की तैयारी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपको आना कहां है? आपको आना है AN कॉलेज पटना में। इसके सेमिनार हॉल में हम लोग यहां पर सेमिनार में मुलाकात आप लोगों से करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत इंतजार रहेगा। आप सब लोगों से मिलने की जो आशा है वो अब यहां पर पूरी होने वाली है। पिछले समय कुछ समय पहले जब हम और हमारी टीम जो है प्रयागराज में सेमिनार करने गई थी, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि पटना भी आइए सर। तो ये देखिए बिहार में पटना में भी आगमन हो रहा है 22 सितंबर सुबह 11 बजे। तो इसको कैलेंडर में कहीं नोट कर लीजिए। चलिए, इसी से रिलेटेड चीज हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे आगे। खैर, ये एक म्यूजियम है जिसका नाम है बर्लिन हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय। ये संग्रहालय है। इसी संग्रहालय में वो आपने देखा, वो जो मूर्ति आपने वो जो आपने अलंकृत जो यहां पर एक प्रतिकृति देखी, ये अलंकृत प्रतिकृति उसी की है। एज इट इज वैसी लग रही है, लेकिन इसके पीछे स्तूप नहीं है। आप सोचेंगे कि ये कहां से आ गया, तो मैं बता दे रहा हूं कि ये भाई प्रतिकृति है जो वहां पर सजोई गई है। अलंकृत लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये प्रतिकृति है, जो कि पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में आपको दिखाई जा रही है। इस प्रतिकृति का अनावरण 22 दिसंबर 2022 में किया गया था। ये प्रतिकृति जो है वो 10 मीटर लंबी और 10 मीटर इसकी ऊंचाई और 6 मीटर चौड़ाई है। ऊंचाई और चौड़ाई में अगर आप देखेंगे 10 और 6 का अनुपात है, और लगभग 150 टन की है। तो ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर खबर की कि आखिर खबर क्या थी। और आप देख सकते हैं कि ये है वो स्तूप का जो वो पोर्शन है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको जूम करके दिखा देता हूं, जिससे कि आप आसानी से और अच्छी तरीके से इसे देख पाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि जब आप इसको देखेंगे तो ये जो स्तूप है, स्तूप इसके पीछे है, इसका ये गेट है, इसको हम लोग तोरण कहते हैं। और इस तोरण पे देखिए 3 अलग अलग ये जैसे बीम टाइप की पड़ी हुई चीजें। वास्तविक रूप में इन बीम के दोनों छोरों को देखिए, किनारों को, यहां पर आप देखिए ये छोर है, और ये जो छोर है ना, इनमें रिंग्स जो बनी हुई हैं, उन रिंग्स का क्रम देखिए इस तरीके का है। आप गौर से देखेंगे तो आपको रिंग्स का जो क्रम दिखाई देगा, रिंग्स का जो मूवमेंट दिखाई देगा, वो मूवमेंट इस तरफ ऐसा है, ऐसा है, और इस तरफ से मूवमेंट ऐसा है, ऐसा। यानी आप इसे ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये इस तरफ नहीं है और ये इस तरफ नहीं है। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस चीज को? ये क्यों है इसको भी मैं आपको बताऊं। एक्चुअली ये अनफोल्ड हो सकता है। बेसिकली ये जैसे पुराने समय में आज की तरह तो कॉपी किताब नहीं हुआ करती थी, चीजों को बताने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये अभिलेख है एक प्रकार का, जिसमें एक स्टोरी जो है वो अनफोल्ड की जा सकती है। ये समथिंग टाइप की रोल करके इसको रखा गया है। दिस इज लाइक कि इसको रोल करके रखा गया। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि अगर आप इसे रोल करके ओपन करेंगे, जब आप इसे रोल करके ओपन करेंगे तो ये खुलेंगे ऐसे ऐसे करके, ये खुलेगा। अगर आप चाहें तो इसे लपेट के ऐसे रख सकते हैं। तो इनमें 3 अलग अलग बीम में 3 अलग अलग स्टोरीज हैं। 3 अलग अलग बीम्स में 3 अलग अलग तरीके की आपको इसमें स्टोरीज देखने को मिलेंगी, और सेशन के अंत में हम स्टोरीज के बारे में बताएंगे। इसका हर एक पोर्शन जो है, हर एक पार्ट जो है, वो अलग अलग कहानी कहता है। ये अलग तरीके की स्टोरी यहां पर है, यहां पर अलग तरीके की स्टोरी है, यहां अलग तरीके की स्टोरी है, इनके बीच में अलग अलग स्टोरीज हैं। हर जगह पर हर चीज कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही है। ये अलग अलग भाग हैं यहां पर।
ये सब अलग अलग भाग है, सबकी अलग अलग कहानी है। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा अगर हम इस तरीके की चीज़ों पे जाएंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके की कहानी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। एंड दैट इज़ वाई मैंने इसको आपको जूम करके दिखाया। आपको ये PDF भी मिल जाएगी तो आप आसानी से देख पाओगे। जैसे यहाँ पर अशोक के पिलर की तरीके की चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे बोधि वृक्ष की तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्तूप के बारे में जानते हैं। स्तूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इससे 2023 में ही, ज्यादा दूर नहीं, 2023 में ही इससे एक क्वेश्चन जो है वो बना था। तो आइए सबसे पहले स्तूप के बारे में जानते हैं कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है। अगर हम इसके शाब्दिक रूप या शाब्दिक अर्थ की तरफ जाने का प्रयास करें तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ या रूप क्या होता है। वास्तविक रूप में स्तूप का मतलब एक प्रकार का ढेर है। ये एक प्रकार का क्या है, ये ढेर। पाली भाषा में इसे थूपा कहा जाता है। थूपा कह लीजिए, स्तूप कह लीजिए, एक ही प्रकार की चीज है। जैसे कोई ऐसा पवित्र जगह है, कोई मंदिर टाइप की जगह है, कुछ अवशेष हैं, उसके ऊपर एक ढेर इकट्ठा हो गया, तो वो ढेर जो है वो, जैसे प्राचीन समय में बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु संत या कुछ इस तरीके के लोग होते थे, जब वो परलोक चले जाते थे, तो वो शारीरिक अवशेष हैं जो उनके ऊपर ढेर बनता जा रहा है। तो एक तरीके से कब्र की तरह है, एक तरीके से उनके समाधि की तरह है जो ऊपर की ओर बनता चला जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो स्तूप फेमस हैं जो रिलेट करते हैं बौद्ध धर्म से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्तूप केवल और केवल बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड नहीं है। ओरिजिनेशन जो है स्तूप का प्रयोग या और स्तूप की जानकारियां जो हैं वो बुद्धिज्म के ओरिजिनेट होने से पहले की भी हैं। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल में भी आपको स्तूप का जो है प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इसके अलावा केवल बुद्धिज्म की बात नहीं है, जैन धर्म में भी आपको कुछ स्तूप देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज हम देखेंगे तो जो ख्याति जिस धर्म के माध्यम से है स्तूपों की, वो ख्याति जो है वो कहीं ना कहीं आपका बौद्ध धर्म से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अर्धगोलाकार इसकी संरचना होती है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर स्तूप जो हैं वो बुद्ध के अवशेष के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बेसिकली जब महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण जब हुआ, तो जब उन्होंने इस देह को त्यागा, तो उसके बाद उनके शरीर के अवशेष को लेकर के कई सारे दावेदार हुए। तो द्रोणी नामक एक ब्राह्मण है जिन्होंने उसके 8 हिस्से किए थे उस अवशेष के, बुद्ध जी के शरीर के अवशेष के। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद जो शेष बची राख और जो शारीरिक अवशेष रह गए थे, जो उसके 8 भाग करके सबको इस तरीके के झगड़े से उन्होंने बचाया। तो शुरुआत में आपको 8 स्तूप देखने को मिलेंगे 8 अलग अलग जगहों पर। कुछ लोग कहते हैं कि 10 स्तूप थे उसमें, जिसमें एक हिस्सा बाद में मौर्यंस ने बनवाया था और एक द्रोणी ने खुद बनवाया था। तो ऐसे करके 10 स्तूप भी थे, ऐसा भी माना जाता है। तो बुद्ध के निधन और उनके अंतिम संस्कार के बाद जो उनका अवशेष बचा वो 8 महाजनपदों में क्या कर दिया गया, वितरित कर दिया गया। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, थेवादीप, पावा और कुशीनगर, इन जगहों पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इन जगहों पर इसको बनाया गया। अब जो स्तूप हैं, शुरुआत उनकी होती है कि ज्यादातर में क्या है, बुद्ध के अवशेष, बुद्ध के शरीर के अवशेष, यहां से शुरुआत होती है बुद्धिस्ट अगर स्तूप की बात की जा रही है तो। लेकिन कुछ स्तूप ऐसे भी हुए जिनमें उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जो हैं वो भी यहां पर आनी शुरू हुई, मतलब उपयोग की गई उनके द्वारा जो वस्तुएं हैं उसका भी प्रयोग किया जाना शुरू किया गया। तो मैंने आपको शुरुआती चरण में स्पष्ट कर दिया कि स्तूप आज प्रमुख तौर से बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन इनका मूल जो है वो बुद्धिज्म से पहले यानी वैदिक धर्म से भी आपको देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद में कई जगहों पर, एक आध जगहों पर स्तूप का वर्णन मिलता है। बिना नींव वाले ऊंचे स्थानों को स्तूप कह करके ऋग्वेद में राजा वरुण के द्वारा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं स्तूप के बारे में लेकर के अगर देखा जाए तो ये सब कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो कही जाती हैं। अब तो एक तो ये बात हो गई। आगे चल करके सातवाहन शासक जो हैं उन्होंने भी स्तूपों के निर्माण में काफी योगदान दिया। जिस स्तूप की हम बात कर रहे हैं, सांची स्तूप का नाम अशोक से खास तौर से जुड़ता है, क्योंकि अशोक ने इसको काफी ज्यादा कह सकते हैं कि संरक्षण प्रदान किया है। लेकिन अशोक से पहले भी स्तूपों को
के जो इनके पूर्वज हम कह सकते हैं, पूर्ववर्ती कह सकते हैं, पूर्वज तो नहीं, पूर्ववर्ती कहेंगे, पूर्ववर्ती शासक में हर्यंक वंश हुआ करता था। उस हर्यंक वंश में 2 शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। इन लोगों ने भी इस तरीके के कह सकते हैं कि जो ये अवशेष हैं वो बनवाए, स्तूप जो हैं वो बनवाए। ठीक है, सातवाहनों के समय भी इसके स्तूप बनवाए गए। जातकों में स्तूप के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है ऐसे तमाम जगहों पर। ठीक है, अशोक के दौरान जो स्तूप बनवाए गए उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कई जगहों पर ईंटों का भी निर्माण होते हुए देखने को मिलता है अशोक के समय में। और अशोक के बाद अगर हम देखें तो कोई खास ऐसा नहीं है जो जिसने जो है स्तूप के बारे में कुछ खास काम किया हो। लेकिन शुंग वंश जो है आगे चल करके इस स्तूप की संरचनाओं में, वास्तुकला में नए प्रकार की दिशाएं, नए प्रकार के आयाम देना शुरू करता है। तो इसके बाद शुंगों का थोड़ा सा योगदान है। उनके समय में आप देखेंगे कि तो सांची है, भरहुत है, अमरावती है, इन सब जगहों पर आपको शुंग वंश, इक्ष्वाकु वंश, इस तरीके के जो लोग हैं, शासन जो हैं, उन लोगों ने इसमें कुछ विस्तार जरूर किए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो स्तूप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आइए थोड़ा सा स्तूप को और डीपली समझने का प्रयास करते हैं कि इसके क्या कार्य हैं, उसकी संरचना जो है वो कैसी है, एग्जैक्टली कैसी, इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकली समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले बौद्ध धर्म का आपको सार समझना पड़ेगा। व्हाट इज बेसिकली द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का सार। बौद्ध धर्म के सार में आपको मालूम है महात्मा बुद्ध जो हैं उन्होंने बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार में दुख है और दुख इच्छा से आता है। कुछ इच्छा करते हैं आप, उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसके पूरे होने में आपको कष्ट होता है, वही कष्ट दुख है। तो ये चीज, इसके ऊपर उन्होंने फिलॉसफी दी। अब इस दिशा में जाएंगे तो हमें पूरा बुद्धिज्म पढ़ाना पड़ जाएगा। लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, दुख को रोकने का रास्ता क्या है? तृष्णा, इच्छा जो है उसको कंट्रोल करना। दुख को रोकने का तरीका क्या है? अपने डिजायर पे कंट्रोल करना। और डिजायर पे कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? आपको अभ्यास करना पड़ेगा आत्म केंद्रित होने के लिए। जो कुछ आपके पास में है उसको खोने का डर, जो नहीं है उसको पाने की इच्छा, यही सब तो शोक है और ये सब क्षणिक है। इसको समझने के लिए आध्यात्मिक, आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको यह समझना है कि इसके लिए कई प्रकार के आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे और किसी ऐसे स्थान पर जहां पर आप अपने आत्म बल को केंद्रित कर सकें, एनर्जाइज करने के लिए, वी कैन से कि एनलाइट करने के लिए। यह आत्मज्ञान से आएगा। ये बौद्ध केंद्र इस तरीके के डेवलप हुए। तो बुद्ध कहते हैं इस तरीके के केंद्रों को ढूंढना पड़ेगा। तब तक तो बुद्ध हैं। बुद्ध के जाने के बाद लोगों ने उनके इस चीज को करने के लिए, मतलब इस प्रैक्टिस को करने के लिए शांति केंद्रों के रूप में स्तूप को चुनना शुरू किया, उन जगहों को चुनना शुरू किया। तो वही कह रहे हैं कि बौद्ध स्तूप जो है ना, एक भौतिक अभिव्यक्ति है जो अनुयायियों को विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से या बस उस स्थान पर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने और ध्यान केंद्रित करके स्वयं को केंद्रित और खुद को ऊपर उठाने के लिए आमंत्रित करता है। इन शॉर्ट, स्तूप जो हैं बुद्धिज्म में जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा के प्रैक्टिस केंद्र हैं, बस आप ऐसे समझ जाइए, वो हैं। इस फिलॉसफी के साथ स्तूप जो है वो बनने शुरू हुए। तो बेसिकली तो आप देखेंगे कि स्तूप पहले तो मेमोरियल्स हैं एक तरीके से, बट एज द टाइम पास्ड आप देखेंगे कि उसको लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाना शुरू किया और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट के तौर पर प्रोपगेट होना शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। कह रहे हैं स्तूप के भौतिक स्वरूप का उद्देश्य मन को उन्नत करना है। मन को उन्नत करने का मतलब क्या है? मन सर्वोच्च स्थान पर जब पहुंचता है, एनलाइटमेंट के स्थान पर जब पहुंचता है, वो आत्मज्ञान से पहुंचता है, तो वो उन वातावरण में ही हो सकता है या आसानी से किया जा सकता है जो यहां पर मिल जाते हैं, सुकून वाले। ठीक है, अब ऐसा है कि ब्रह्मांड को भी कहीं ना कहीं ये स्तूप रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप सोच के देखिए कि अगर आपको पृथ्वी में कहीं पर
शांति नहीं मिल रही है। तो आपको मालूम ही है कि आप ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहां तो आवाज है नहीं, शोरगुल है नहीं। बेसिकली ये कुछ उसी तरीके की चीज को रिप्रेजेंट करने वाला एक फिजिकल स्ट्रक्चर भी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई भी स्तूप अर्धगोलाकार आकृति का होता है और उसमें ऊपर की ओर एक एक्सिस निकला रहता है। ये एक्सिस ऊपर तो दिखाई देता है लेकिन नीचे की ओर तो नहीं दिखाई देता। इट मींस ये इंटरनली अंदर की ओर जा रहा है। एंड एग्जैक्टली ये जो है इसी को हम लोग एक्सिस मुंडी के नाम से जानते हैं, विश्व की धुरी इसको कहते हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को यष्टि कहा जाता है। यष्टि या यस्ति एक ही बात है, कहा जाता है। और एग्जैक्टली ये एकदम मिड पॉइंट से होकर के जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अंदर की ओर किसी बॉक्स में या फिर किसी एक संदूक में अवशेष या फिर उससे रिलेटेड बुद्धिज्म से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध के बाद जो तमाम सारे बुद्धिस्ट हुए, फेमस बुद्धिस्ट जो हुए, मॉन्क्स हुए, उनके जो अवशेष हैं वो भी उनके ऊपर भी बनने शुरू हुए स्तूप वगैरह। तो उनके बॉडीज के अंग और उनके द्वारा यूज्ड मटेरियल्स की जो चीजें हैं वो यहाँ रखी जाती हैं एंड एग्जैक्टली बीचों बीच होती है। और ये कहा जाता है कि ये एक्चुअली विश्व की धुरी है, पृथ्वी के केंद्र से जैसे वो एक्सिस जाता है उसी तरीके से। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द होल, वी कैन से, ये यूनिवर्स को एक तरीके से, सृष्टि को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ भी दिखाई देता है, ऐसा लोग मानते हैं प्रतीकात्मक रूप से। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चौकोर तरीके का जालनुमा संरचना होती है जिसको हर्मिका कहा जाता है। तो हर्मिका इस तरीके से भी लिखा जाता है और कहीं कहीं हर्मिका इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो लिखने के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर आपको छतरियां जो है वो देखने को मिलेंगी, खासतौर से 3 जरूर देखने को मिलती हैं। खासतौर से 3 छतरियां जो है आपको ऐसे करके देखने को मिलेंगी यहां पर, और हर एक के बीच से ये यष्टि होकर के जा रही होती है। जो अलग अलग छत्र जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। खास तौर से ये छत्र जो है बुद्ध के प्रतीक के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप, जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे सुना है? तो वो जो 3 शब्द जो आप सुनते हैं उसी 3 चीज को रिप्रेजेंट करता हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्ध है, धम्म है और संघ है, उन संघ का रिप्रेजेंटेशन जो है ये छत्र जो है वो करते हैं। 3 छत्र इन तीनों चीजों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा 4 मुख्य दिशाओं के अनुरूप 4 द्वार होते हैं जिनको तोरण कहते हैं। इन्हीं में से पूर्वी द्वार को लेकर के ये करंट अफेयर्स का पॉइंट बना जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो तोरण जो है वो एक तरीके का प्रवेश द्वार है, जो यहां भी होगा सामने, यहां भी होगा सामने की ओर, यहां भी होगा और पीछे की ओर एक होगा। ऐसे 4 आपको प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अभी जो 4 प्रवेश द्वार हैं, जैसे पूर्व प्रवेश द्वार जो है, पूर्व प्रवेश द्वार महात्मा बुद्ध जो हैं, अब ये चारों द्वार अलग अलग तरीके के चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार में बुद्ध के जन्म की कहानी मुख्यतः प्रदर्शित होती है। दक्षिणी प्रवेश द्वार में आप देखेंगे, अब आप देखेंगे बुद्ध के जन्म की कहानी और उनके तमाम सारी चीजों की जो कहानी है, संसार गृह त्याग की कहानी वगैरह सब इसी में है, ये वाले में, पूर्व वाले में। दक्षिण में बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में है। पश्चिम द्वार में मुख्य रूप से बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है, और उत्तर में बुद्ध के निर्वाण या संसार से मुक्ति के चीजें हैं। तो बुद्ध के, अब इनके सबके अलग अलग सिंबल्स भी हैं। जैसे जन्म का जो सिंबल है आपको मालूम है, महात्मा बुद्ध के जन्म के सिंबल में सफेद हाथी और कमल ये प्रतीक के तौर पर माना जाता है। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई, इसके लिए बोधि वृक्ष जो है उसको सिंबलाइज, मतलब उसको सिंबल के रूप में माना जाता है, बोधि वृक्ष। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और इसके लिए धर्म चक्र जो है, धर्म चक्र, यही सिंबल बनाया गया। और बुद्ध के निर्वाण का जो संकेत है उसमें जो पदचिन्ह हैं, पदचिन्ह या फिर स्तूप वगैरह जो हैं, इन सबको इन सबको चिन्ह के तौर पर दिखाया जाता है, महात्मा बुद्ध के संसार से मुक्ति के चिन्ह के तौर पर, राइट। जैसे यहां पर आप देखिए, ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। यहां पर देख सकते हैं आप 3 प्रकार के छत्र आपको दिख रहे हैं। ये हर्मिका वाला पोर्शन है, ये 1, 2, 3 और एक पीछे की ओर होगा 4, ये तोरण होंगे। ये वेदिका है, आधार जिसमें प्रदान करा जाता है। ये डोम है जिसको अंड कहा जाता है, जो गोलाकार आकृति है।
ठीक है, ऐसे करके तमाम सारी चीजें। ये इसका ऊपर से दिखाया जाने वाला ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन, ये एग्जैक्टली यहां एकदम बीचों बीच से ऐसे होकर के जाती है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। वर्गाकार इसमें एक मेढ़ी बनाई जाती है, मेढ़ी के ऊपर एक अर्धगोलाकार संरचना बनाया जाता है, जो मतलब अंदर जो ताबूत टाइप की जो चीज रखी होती है बक्से टाइप की, उसको घेरे रहता है। मेढ़ी के चारों ओर वेदिका रहती है, वेदिका के बीच में प्रदक्षिणा पथ रहता है या परिक्रमा पथ जिसको कहते हैं। फिर आपको ऊपर की ओर छतरियां जो है वो देखने को मिलती हैं, जो एक्सिस मुंडी के ऊपर टिकी रहती हैं, जो मैंने आपको बीच में दिखाई है। अब अगर हम स्तूप के बारे में देखें तो स्पेशली जो स्तूप में, कई सारे स्तूप में, जो पुराने स्तूप बनाए जाते थे उसमें तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो मूल स्तूप जो होता था वो कच्ची ईंट का बनाया जाता था, कच्ची मिट्टी या कच्ची ईंटों से बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर बाहर से प्लास्टर कर दिया जाता है, मतलब ये अंदर से जो है कच्चा रहेगा, फिर ऊपर से इसमें जो है प्लास्टर कर दिया जाएगा, ईंट के ऊपर प्लास्टर। फिर इसके चारों ओर रेलिंग रहेगी, तो वो जो रेलिंग बनी हुई है ऐसे ऐसे करके, ये जो रेलिंग बनी हुई है, ये रेलिंग जो है अब तब ज्यादातर रेलिंग लकड़ियों की बनती थी। फिर आगे चल करके स्तूपों में रेलिंग जो बनाई जानी शुरू करी गई वो पत्थर की भी बनाई जानी शुरू करी गई, पत्थरों की भी रेलिंग बननी शुरू हुई। तोरण और मेड़ी जो है इनको सजाने के लिए लकड़ी ही पहले प्रयोग होती थी। आप तो सुने होंगे चंद्रगुप्त का महल भी जो है, अशोक का महल भी जो है वो लकड़ी का बना हुआ करता था, तो ज्यादातर पहले लकड़ी के ही काम होते थे। तो इसमें भी मूर्तियां वगैरह जो है वो लकड़ियों की बनाई गई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 छत्र जो हैं वो 3 रत्नों के 3 रत्न जो है उसके प्रतीक के तौर पे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है बुद्ध, धम्म और संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हुए 3 हैं। तो ये 3 अलग अलग आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसमें 3 अलग अलग छतरियां जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। बुद्ध जो है वो प्रबुद्धता, एनलाइटमेंट की निशानी है। धम्म जो है, बुद्ध जब एनलाइट हुए तो उन्होंने जो सिद्धांत प्रोपगेट किए उसकी निशानी को धम्म कहते हैं। और संघ जो है वो इस चीज में बिलीव करने और अपने जीवन को आयामित करने के लिए जो एक ग्रुप बनता है, संघ जो बनता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस समुदाय को रिप्रेजेंट करता है संघ, ठीक है। बाकी आपको मालूम ही है कि हम लोग सांची के स्तूप की बात कर रहे हैं लगातार। तो सांची का स्तूप काफी प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है, जो अशोक कालीन स्तूप है, उसमें आपको सबसे प्रसिद्ध यही देखने को मिलेगा। वैसे राजस्थान के बैराट में भी एक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का आपको एक शानदार नमूना देखने को मिलेगा। बैराट स्तूप के तौर पर उसको जानते हैं, वो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है जो अशोक कालीन है। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पिपरहवा में एक आपको स्तूप देखने को मिलेगा। बाकी आपको रामग्राम, अलकप्पा, कपिलवस्तु, पिप्पलीवन, इन सब जगहों पर आपको देखने को मिल जाते हैं स्तूप वगैरह जो है। सांची के स्तूप की स्पेशलिटी को समझने का प्रयास करें तो सांची पहले तो है कहां? सांची है रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है वहां पर आपको सांची का स्तूप जो है वो देखने को मिलेगा। सांची स्तूप जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में, जिसके प्रवेश द्वार को अभी आप देख रहे थे, वही प्रवेश द्वार आपको सांची में जो है वो देखने को मिलेगा। वो सांची के स्तूप के सामने जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है सांची शहर, एक पहाड़ की चोटी के पास में आपको। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ कई सारे अलग अलग स्मारक जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे स्तूपों के छोटे छोटे अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे। 3rd सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी के बीच में इसका पूरा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है अलग अलग शासकों के द्वारा, अशोक से लेकर के काफी ज्यादा आगे के शासकों तक। ये एक ऐसी स्मारक है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 में जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आया तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को UNESCO, यूनेस्को में लिस्टेड जो मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसके आधार पर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रीलिम्स में। 2023 में स्तूप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको भी थोड़ा सा जरूर याद रखें। यहाँ पे बौद्ध स्मारकों का एक संग्रह देखने को मिलेगा। तो अलग अलग, जैसे सबसे पुराना आपको स्तूप नंबर 1 देखने को मिलेगा। अशोक के स्तंभ भी आपको इसमें अलंकृत रूप में बने हुए देखने को मिलेंगे, जो अभी मैंने शुरुआत में पिक्चर में आपको दिखाया भी था। वहां पे अलंकृत तरीके के थोड़े से अशोक स्तंभ देखने को मिल रहे थे आपको। अब आइए मैं आपको, जो मैं अब दोबारा तो उस पिक्चर में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ आप उसे महसूस कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें जो पूर्वी तोरण द्वार है उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है और इसके अलग अलग भागों को, सेक्शंस को दिखाया जा रहा है।
जैसे आप देखिए नंबर 1 जहां पर लिखा है, यहां पर महाविनिष्क्रमण, यह बाह्य बुद्ध, ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध के गृह त्याग का, जिसमें अश्व पर छत्र बना हुआ है, बताया गया है, जो अश्व पर बुद्ध के बैठे होने का प्रतीक है, इस चीज को दिखाया जा रहा है। तीसरा जो नंबर है, इसमें आप देखेंगे बोधि वृक्ष दर्शन के लिए अशोक की यात्रा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। चौथा पॉइंट ये है, पिलर के अलग अलग भाग थे ना पिलर के, तो चौथे पॉइंट में आप देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का भ्रमण होना है। बोधि वृक्ष का दृश्य, जिसमें वृक्ष को मंदिर के साथ बताया गया, ये 5वें नंबर पर है। यहाँ पर 6वें नंबर पर बुद्ध का उरुवेल ग्राम में निरंजना नदी के बाढ़ में चलकर चमत्कार बताना है, ये आपका 6वें पॉइंट पे है। 7वें पॉइंट में आप देखेंगे, 7वें पॉइंट में आप देखेंगे राजकीय समारोह का एक दृश्य है, जिसमें नगर के बाहर राजा को सैनिकों के सहित प्रस्थान करने का एक दृश्य दिया गया है। इसमें राजा को बुद्ध की पूजा के लिए जाते हुए बताया गया, यहां पर है। तो ऐसे करके ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं सबके अलग अलग जो अग्रभाग और पृष्ठभाग जो है उसमें चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अग्रभाग और पृष्ठभाग पे। और यहां पर आप देख सकते हैं उसी का एक विस्तृत रूप आपको बड़ा सा दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका पीछे आप देख सकते हैं स्तूप है, ये देखिए हर्मिका है, ये 3 छत्र हैं, बीच में लाइनिंग दिख रही है। ठीक है, ये आपकी रेलिंग है, इसको रेलिंग हम लोग बोल रहे हैं, वही रेलिंग है ये, इसी के बीच में और इस स्तूप के बीच में परिक्रमा पथ जो है वो बनाया जाता है। देखिए एक द्वार यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ऐसे एक इधर होगा, ऐसे एक पीछे की तरफ होगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी। तो आई होप कि आपको स्तूप के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए आज के इस प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है ये 2023 में पूछा गया है, ये प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया, 2023 में। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सब लोग दीजिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके इस उत्तर का। ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।